28 पर भी बात करेंगे। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। हाँ बच्चे गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चे। हेलो सर। सर एक क्वेश्चन था। हाँ मत बोल। बोलो सर। हाँ। कौन सी नलिकाएं वृषण से प्राप्त शुक्राणुओं का भंडारण और मूत्र मार्ग से इनका बाहर स्थानांतरण करती है? वासा डिफरेंशिया। अधिवृषण। अधिवृषण सर। हाँ क्या क्या दिया ऑप्शन? सर ये एनसीईआरटी में दिया है, लेकिन आसपास में ना बहुत सारे वाहिनी और वही नलिका वलिका दिया है, तो समझ नहीं आ रहा है। देखो सबसे पहले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में बनने के बाद में वो कहाँ पर आ जाएगा? रीटिडेसिस में। वृषण जालक रीटिडेसिस से कहाँ पे चला जाएगा? एपिडिडाइमिस में, अधिवृषण में। अधिवृषण से फिर कहाँ पर चला जाएगा वो? अधिवृषण से वो कहाँ पर चला जाएगा फिर? वासा डिफरेंस। हाँ वासा डिफरेंस में। वासा डिफरेंस से फिर चला जाएगा सेमिनल वेसिकल जो है उसका फ्लूइड आ जाएगा यूरोजेनिटल ट्रैक्ट में, यूरिथ्रा के अंदर, तो यूरिथ्रा से बाहर निकलेगा। तो इन भंडारण का जो काम करता है ना वो एपिडिडाइमिस अधिवृषण ही करता है। तो सर ये जो पूछा उसमें ये पूछा ये कि कौन सी नलिका है वो बाहर निकालती है, तो वासा डिफरेंस आएगा ना। एपिडिडाइमिस से तो कौन संग्रहण करता है ऐसा पूछा है ना। वापस से बोलो तो बच्चे क्वेश्चन। कौन सी नलिकाएं वृषण से प्राप्त शुक्राणुओं का भंडारण तथा मूत्र मार्ग से इनका बाहर स्थानांतरण करती है? है ना, तो भंडारण का काम तो सिर्फ वही करता है। वृषण से बाहर निकला भंडारण जो होगा वो अधिवृषण नहीं होगा, तो अधिवृषण ही सही आंसर है। जी सर। ठीक है ना। चलो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यूरोप और डेटा तक पढ़ी। सर हेलो सर। हाँ सर मैं ना आपको एनसीईआरटी की लाइन सेंड किया हूँ, देखिए तो सर वो मिस्टेक थोड़ी ना है वहाँ पर। एक मिनट। प्लेटियल में चीज वाला क्या? टीनोफोरा। हाँ टीनोफोरा वाला वही स्टार जैसे। हाँ बच्चे वो गलत लिखा हुआ है। लार्वा अवस्था उपस्थित होती है। लार्वा अवस्था उपस्थित होती है। ओके सर। और नर और मादा दोनों एक ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते ना? नर और मादा एक ही दोनों टाइप के होते हैं इसमें। उसमें लिखा है कि ये लैंगिक जनन होता है उसमें, तो वहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन। नर और मादा अलग नहीं होते, जनन केवल लैंगिक होता है। हाँ ठीक है, मोस्टली तो बाइसेक्सुअल होते हैं इसलिए लिखा हुआ है। ठीक है ये तो चलेगा। नहीं वही तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था सर। हाँ बच्चे। टीनोफोरा में ना सिर्फ लैंगिक जनन ही होता है, अलैंगिक जनन नहीं होता है, ऐसा मैंने पढ़ा है कहीं पर। हाँ नहीं तो ये सही, इसमें यही तो लिखा है केवल लैंगिक जनन। हाँ एनसीईआरटी में सही लिखा है वहाँ पर। सर जी लेकिन पोलीफेरा में लैंगिक और अलैंगिक दोनों होएगा ना? हाँ दोनों होते हैं सर जी। और एक ना मेरे को एक ना इसमें से एक क्वेश्चन करना है सर जी, रिप्रोडक्शन में से बताइए ना एनसीईआरटी का लाइन। बोलो सर जी ये औधिक मूल्यांकन मीन्स क्या होता है बताइए तो। इसका मतलब औधिक मूल्यांकन करना मतलब आवधिक मूल्यांकन। मूल्यांकन। आवधिक मूल्यांकन। सर जी ये जो परिवार नियोजन है ना, परिवार कल्याण जो है ना, आवधिक मूल्यांकन का मतलब होता है टाइम का पता लगाना, टाइम या पीरियड का पता लगाना, उसको बोलेंगे आवधिक मूल्यांकन। सर मैंने क्वेश्चन साइन किया है देखिए ना। सर एक लाइन समझ नहीं आ रहा है, व्हाट्सएप किया हूँ।
कौन सा क्वेश्चन? सिलेंड्रेटा की तुलना में टीनाफोरा प्रदर्शित कर रही है वाला, मुख के चारों तरफ खोखले स्पर्शक। यस सर, वही वाला। एपिडर्मिस तथा गैस्ट्रोडर्मिस में दंश कोश का है, ये तो सिलेंड्रेटा में होता है। बहुरूपता तथा पीढ़ी एकांतरण, बहुरूपता सिलेंड्रेटा में होता है। केवल लैंगिक जनन, सही है। टीनाफोरा में सिर्फ लैंगिक जनन होता है और इसमें सिलेंड्रेटा में लैंगिक अलैंगिक दोनों होता है, बडिंग भी होता है। और सही है, सही है। सर मैंने भी किया है। ये जो हेक्साक्टिनेलिडा जो क्लास होती है ना, इसके अंदर कैंटिकाएं होती है, उसमें 6 वो होती है रेस, कांटे होते हैं ना, जो कांटे इसके स्पॉन्ज की बॉडी पे, तो उस कांटे में ऐसे 6 रेस बने होते हैं, तो इसीलिए इसको हेक्साक्टिनेलिडा बोलते हैं, है ना। तो 6 कांटे हैं इसमें, ये लिखा हुआ है। इस वर्ग के जंतुओं का शरीर, नहीं ये इस वर्ग के जंतुओं का शरीर 6 रश्मियों वाली सिलिका युक्त कंटिकाओं का बना होता है ना, इसीलिए हेक्साक्टिनेलिडा बोलते हैं। हमने पढ़ा था ना कि इनका जो स्केलेटन होता है, कांटे जो होते हैं इनकी बॉडी पे, उसके आधार पर ये तीनों क्लास बनाए हैं, कैलकेरिया, हेक्साक्टिनेलिडा और डेमोस्पोंजिया, है ना। तो हेक्साक्टिनेलिडा में 6 कांटे होंगे, ठीक है ना। सर एक क्वेश्चन मेरा भी है। हाँ बच्चों, सर ड्यूटेरोमाइसिटीज में लैंगिक जनन पाया जाता है या फिर प्रवस्था? ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर लैंगिक जनन नहीं पाया जाता। तो सर इसमें ऐसे लिखा है लैंगिक प्रवस्था की खोज हो जाती है तब उसे उसके उचित वर्ग में रख दिया जाता है। तो यदि लैंगिक प्रवस्था नहीं है और यदि मिल गई तब क्या करोगे? तब तो हटाना पड़ेगा इसमें से। यस सर। हटा के या तो ये एस्को जैसे होते हैं या बीसीडी जैसे होते हैं, तो जिससे भी मिलते होंगे उसके अकॉर्डिंग उन्हें रख दोगे। यस सर। अच्छा, एक और भी लास्ट लेक्चर में मैं तुमको पढ़ाया था ना, तो एक मैंने मिस्टेक कर दिया था पढ़ाते टाइम पे, मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, करेक्ट कर लेना सब बच्चे। जो सुप्रान्यूरल ग्लैंड होता है ना, सुप्रान्यूरल ग्लैंड जो है ना, ये एक्सक्रीशन के लिए मैंने तुम्हें ना बता दिया था किसके अंदर, प्रोबोसिस ग्लैंड का ही नाम बता दिया था। प्रोबोसिस ग्लैंड किसके अंदर होता है? प्रोबोसिस ग्लैंड जो है ना, हेमिकॉर्डेटा। जो रिप्रोडक्टिव और सॉरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा वो प्रोबोसिस ग्लैंड है, और ये सुप्रान्यूरल ग्लैंड जो है ना बच्चों, ये यूरोकॉर्डेटा को यूरोकॉर्डेटा, तो ये सही कर लेना कि यूरोकॉर्डेटा में सुप्रान्यूरल ग्लैंड होगा उत्सर्जन के लिए, और प्रोबोसिस ग्लैंड को हम सुप्रान्यूरल ग्लैंड नहीं बोलते, हालांकि होता है वो प्रोबोसिस में ऊपर ही है, बट उसको हम सुप्रान्यूरल ग्लैंड नहीं बोलते हैं। सुप्रान्यूरल ग्लैंड जो है वो सिर्फ यूरोकॉर्डेटा के लिए ही बोलते हैं। तो ये करेक्ट कर दिया नहीं, ये मुझे लग रहा था कि मैंने शायद मिस्टेक कर दिया है, मैंने चेक किया था। ठीक है चलो सर, कल मैं भी कंफ्यूज थी इसमें। हाँ, तो फिर मैंने इसलिए चेक किया था। किसी बच्चे ने टोका भी था मुझे, पर उसने बोला नहीं और मेरा ध्यान नहीं गया कि मैं हेमिकॉर्डेटा का ये फीचर बता रहा हूँ। चलो अब आज देखते हैं हम सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा के बारे में वैसे तो मैं तुम्हें सारी मेन बातें जो थी वो बहुत बता ही दी थी, ठीक है, बट एक बार फिर से थोड़ा और डिटेल में सिफेलोकॉर्डेटा का मेन फीचर, सबसे मेन फीचर क्या था? एक्चुअली की पूरा टेल तक के नोटोकॉर्ड होगा और लाइफ की पूरे लास्ट तक के रहेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था, ठीक है ना। नोटोकॉर्ड जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा, एंटीरियर पार्ट से पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है। हम कई बार देखते हैं कि इसके मुंह के पास में यहाँ पर कुछ ऐसे ना पैथिला जैसे होते हैं, इसको बोलते हैं ओरल सीडी। क्या बोलते हैं? ओरल सीडी। तो ओरल सीडी क्या करता है, मुंह के आसपास ना ऐसे घूमता है, तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से जो फूड पार्टिकल होते हैं वो इनके माउथ के अंदर आ जाते हैं, यहाँ पे बकल कैविटी में आ जाते हैं। यहाँ पर इसका बकल कैविटी, यहाँ पर इसके ग्लैंड्स वगैरह, इंटेस्टाइन वगैरह होगा, और यहाँ पर एनस होगा। इस तरीके से इनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है वो, ठीक है। यहाँ पर ऊपर की तरफ डॉर्सल फिन जो है वो प्रेजेंट होते हैं, डॉर्सल फिन ये होता है। देखते हैं आपको एक यहाँ पर कॉर्डल फिन होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। और बॉडी जो है वो सेगमेंट्स के अंदर डिवाइडेड है, कुछ इस तरीके से बॉडी के अंदर सेगमेंट्स होते हैं जिसे मायोटोन्स बोलते हैं। मायोटोन जो है क्या है, ये
बॉडी सेगमेंट है, जो मेटामेलिज्म होती है वो यहाँ पर प्रेजेंट है बॉडी सेगमेंट। ठीक है, तो ये कुछ फीचर होते हैं सेफेलोकॉर्डेटा के इंपॉर्टेंट फीचर, जहां पर हम क्या देख रहे हैं, जहां पर हम देख रहे हैं कि एंटीरियर पोस्टीरियर पूरा नोटोकॉर्ड होता है, थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट होता है। ठीक है, डोर्सल फिन होते हैं, यहाँ पर इसके रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो उपस्थित होंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। माउथ टू एनस जो है डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। वास्कुलर सिस्टम जो है सर्कुलेशन जो है वो कैसे है, ओपन की क्लोज होता है। ठीक है, और इनके अंदर भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। फर्टिलाइजेशन कैसा है, एक्सटर्नल बाह्य निषेचन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बाह्य निषेचन होता है। अप्रत्यक्ष परिवर्तन होता है लार्वा के द्वारा। और इसका एग्जांपल क्या है, सेफेलोकॉर्डेटा का एग्जांपल क्या है, ब्रैंकियोस्टोमेटा। ब्रैंकियोस्टोमेटा जो है इसे हम एक टिपिकल कॉर्डेट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं टिपिकल कॉर्डेट, क्योंकि इसके अंदर कॉर्डेट के सभी लक्षण जीवन भर उपस्थित होते हैं। इसको हम एम्फिऑक्सिस भी बोलते हैं, एम्फिऑक्सिस। ब्रैंकियोस्टोमेटा का दूसरा नाम क्या है, एम्फिऑक्सिस। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं सेफेलोकॉर्डेटा की। अपने एनसीईआरटी में ज्यादा डिटेल में दिया हुआ नहीं है इसके बारे में, इतनी बातें बहुत हैं। हाँ बच्चे, ओरल के बाद नीचे क्या लिखा है? ओरल CI डबल आर है। अच्छा। ओरल सी, ये क्या करता है, मुंह के आसपास भंवर जैसी धारा बनाने की बनाता है, जिससे कि फूड इसके मुंह में चला जाए। ठीक है, अब आ जाओ आज नेक्स्ट उस पे, नेक्स्ट फाइलम, फाइलम वर्टिब्रेटा। फाइलम वर्टिब्रेटा को हम और क्या बोलते हैं, ये यूकॉर्डेटा। अभी तक हमने प्रोटोकॉर्डेटा के बारे में बात की थी, वर्टिब्रेटा को यूकॉर्डेटा बोलते हैं। यूकॉर्डेटा के अंदर जो सबसे मेन फीचर यहाँ पर आया वो क्या है, क्रेनियल बॉक्स होगा। एक तो इनके अंदर ब्रेन बॉक्स जो है वो प्रेजेंट होगा, क्रेनियम प्रेजेंट होगी, और वर्टिब्रल कॉलम जो है वो प्रेजेंट होगा, कशेरुकदंड जो है वो उपस्थित होगा। ठीक है, इसको हम दो सुपर क्लासेस में बांटते हैं। कौन कौन सी सुपर क्लास है, सुपर क्लास में वर्टिब्रेटा को दो आगे डिवीजन में बांटते हैं। एक होता है एग्नेथा, एग्नेथा या इसको एग्नेथोस्टोमेटा भी बोल देते हैं, एग्नेथा, और दूसरा ग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा के अंदर कौन कौन से क्लासेस आते हैं, ऑस्ट्रेकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा। ऑस्ट्रेकोडर्मी एंड साइक्लोस्टोमेटा, ये दोनों कैसे हैं, एग्नेथा है। एग्नेथा का मतलब क्या होता है, जबड़ा रहित, जॉलेस फिशेस, वृत्ताकार मुंह। हाँ, वृत्ताकार मुंह होता है इनका। ठीक है, और जबड़ा रहित फिशेस हैं, जॉलेस फिशेस हैं। इन्हें कई बार ट्रू फिश बोलते हैं कि फॉल्स फिश, फॉल्स फिश, फॉल्स फिश, इन्हें हम फॉल्स फिशेस भी बोल देते हैं। सर हाँ, आपकी साइड से ब्राइटनेस का भी कम ज्यादा हो रहा है, तो अभी वाला सही है, अभी ठीक है क्या, दिख रहा है? यस सर। यस सर, उस टाइम बहुत दुख रहा था ना। अब देखो यहाँ पर एग्नेथा के अंदर ऑस्ट्रेकोडर्मी जो है ये अभी उपस्थित है कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके, इवोल्यूशन में बने और विलुप्त हो गए। यदि इनके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर की बात करूं तो इनके शरीर, इनकी बॉडी के ऊपर हार्ड स्केल जो है वो उपस्थित होते थे, और दूसरा कि इनके अंदर ये मोस्टली इवॉल्व हुए थे कहां पर, फ्रेश वाटर में। ऑस्ट्रेकोडर्मी फिशेस जो थे वो मेनली कहां के थे, फिशेस प्योर वाटर के थे। मतलब ये जो फॉल्स फिश है ये कहां पर, प्योर वाटर या अलवणीय जल जो है उनके अंदर इवॉल्व हुए थे, फिर एक्सटिंक्ट हो गए। ये साइक्लोस्टोमेटा जो है वो आज भी उपस्थित होता है। साइक्लोस्टोमेटा जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक रहता है जॉलेस फिशेस है, साइक्लोस्टोमेटा।
साइक्लोस्टोमेटा के अंदर जो कुछ एग्जांपल आते हैं, कौन आते हैं इसके अंदर? इसके अंदर एग्जांपल आते हैं मिक्सिन, इसको हम हेडफिश बोलते हैं, या पेट्रोमाइजोन। पेट्रोमाइजोन भी इसका एग्जांपल है, ठीक है। एग्जांपल क्या है इसका? पेट्रोमाइजोन या फिर मिक्सिन, जिसे हम हेडफिश भी बोलते हैं। क्या होता है सर? साइक्लोस्टोमेटा में क्या क्या होगा? देखो, साइक्लोस्टोमेटा की जो बॉडी है, अगेन हम देखते हैं किस तरीके से लंबी सी बॉडी है, फ्लैट होगी, दोनों साइड से चपटी होगी, ठीक है, इस टाइप का होता है। और इनके अंदर जो माउथ होता है वो सर्कुलर होता है, यहाँ पर सर्कुलर माउथ होगा कुछ इस टाइप का। बॉडी के अंदर पेयर्ड फिन जो है वो उपस्थित होंगे क्या अनुपस्थित? इनके बॉडी उसमें फिन जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं क्या अनुपस्थित होते हैं? absent तो फिन जो है वो सिंगल होता है, कुछ इस तरीके से डॉर्सल फिन हो सकती है, कॉर्डल फिन हो सकती है, कुछ इस तरीके से फिन्स जो है वो उपस्थित होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो है इनके अंदर गिल्स। 6 से 12 जोड़ी तो समझो वो किसके द्वारा होगा? गिल्स के द्वारा। कितने होते हैं गिल्स? 6 से लेकर के 15 तक होते हैं। 15 6 से लेकर के 15 तक। 1 2 3 4 5 6 मान लो 6 से 15 तक जो है वो क्या होते हैं? गिल्स होते हैं। इन गिल्स के ऊपर ओपर्कुलम नाम की संरचना होती है जो इसको ढकती है। जैसे मछली देखा होगा सब बच्चों ने, तो मछली में क्या होता है? मछली के ऊपर के अंदर हम देखते हैं कि जो उनका गिल होता है उसके ऊपर एक कवर जैसा होता है जो ऐसे ओपन क्लोज हो सकता है जब भी वो ब्रीदिंग करता है तो उस टाइम पे गिल्स के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर गिल्स जो होते हैं वो अनकवर्ड होते हैं, इनके ऊपर कवरिंग नहीं होती है, ठीक है। देन इनका दिस इज सर्कुलर माउथ किस प्रकार के होते हैं? ये पैरासाइटिक प्रकार के होंगे या फिर जो मृत पदार्थ होते हैं उनको भी खाते हैं, तो उस टाइप के होते हैं। सेंसरी ऑर्गन में क्या होता है? आईज जो है वो उपस्थित होगी, आंख जो है वो उपस्थित होगी, ठीक है। देन इसके अलावा यदि हम बात करें नेक्स्ट की इनके अंदर नोटोकॉर्ड उपस्थित तो होता है, लेकिन वो नोटोकॉर्ड एक बहुत ही अल्प विकसित प्रकार के वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाता है, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट। नोटोकॉर्ड उपस्थित तो है ना, बट a poor vertebral column is developed। यानी अभी इनका वर्टिब्रेटा के मेंबर है, इसका मतलब वर्टिब्रल कॉलम जो है वो तो होगा इसके अंदर, लेकिन किस प्रकार का होता है? बहुत ही पुअर प्रकार का वर्टिब्रल कॉलम इनके अंदर उपस्थित होता है, ठीक है। अब इनके अंदर यदि मैं बात करूं कि नोज कितने होते हैं, देखो नॉर्मली तो हम देखेंगे आगे जो भी ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे उनके अंदर 2 नोज होते हैं, लेकिन इनके पास कितना होता है? सिर्फ एक ही नोज होता है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? मोनोराइनस कंडीशन। इनके पास एक नासा छिद्र होता है, एक नेजल ओपनिंग होती है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं मोनोराइनस कंडीशन। ये किस टाइप के होंगे? मोनोराइनस टाइप के होंगे। हार्ट जो है वो डॉर्सल साइड पे होगा कि वेंट्रल साइड पे होगा? वेंट्रल हार्ट उपस्थित होगा। और इस हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं? एक चैम्बर की 2 चैम्बर? 2 चैम्बर। फिशेस ऐसा ही कैरेक्टर है इनके अंदर, वेंट्रल हार्ट होता है। और वेंट्रल हार्ट में भी हम फिशेस के हार्ट को जब स्टडी करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि इनके अंदर क्या होता है? जैसे एट्रियम और वेंट्रिकल, तो एट्रियम के पास में यहाँ पर एक और चैम्बर होगा जिसे हम बोलते हैं वीनस साइनोसिस। और जो वेंट्रिकल होगा उसके पास में एक और भी चैम्बर होगा यहाँ पर, उसे बोलेंगे डक्टस आर्टेरियोसस। ये 2 चीजें, एट्रियम के पास में वीनस साइनोसिस और वेंट्रिकल के पास में डक्टस आर्टेरियोसस। माउथ लिखा है, ग्रेन्युल माउथ।
क्या बच्चे? ये माउथ के ऊपर क्या लिखा है? माउथ के ऊपर ये जो है ये इसका नॉस्ट्रिल है। नॉस्ट्रिल जो है वो किस टाइप का है? एक ही छेद है, सिंगल ओपनिंग है, तो उसे हम क्या बोल देंगे? मोनोराइनस कंडीशन। मोनोराइनस कंडीशन का मतलब होता है सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होना। ठीक है सर, और ये वाला जो माउथ है ना उसके सर्कुलर है वो। सर्कुलर माउथ। सर्कुलर। क्योंकि ये पैरासाइट टाइप के है ना, ये क्या करते हैं, ये किसी और ऑर्गेनिज्म या और फिशेस के ऊपर ऐसे चिपक करके वहां से अपना न्यूट्रिशन भी लेते हैं। सर्कुलर माउथ इनके अंदर उपस्थित होता है। ठीक है, तो क्या क्या चीजें बता पड़ गई कि नोटोगार्ड उपस्थित होगा, वर्टिब्रल कॉलम जो है वो पुअरली डेवलप्ड होगा इसके अंदर। इनके अंदर गिल स्लिट्स के नंबर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ भी है 6 to 50। ठीक है, सर्कुलेशन क्लोज टाइप का होगा। हार्ट जो है वो मोस्टली 2 चैम्बर वाला होता है, वीनस टाइप का हार्ट बोल देते हैं हम इसको। हाँ बच्चे। सर गिल्स है वो पेयर में रहेगा कि अनपेयर रहेगा? पेयर होगा, दोनों साइड में होगा। साइड में भी होंगे 6 पेयर करके हम बोल रहे हैं 6 to 15 पेयर। पेयर है ना, पेयर गिल होते हैं 6 to 15 पेयर। इस साइड में भी। और ओके सर ये हार्ट वाला कॉर्नर में क्या लिखा है? क्या बच्चे? हार्ट वाला कॉर्नर में सर हार्ट वाला ऊपर। दो चीजें हार्ट में, जो फिशेस वगैरह पढ़ोगे उनकी हार्ट में 2 चीजें तुम पढ़ोगे, वीनस साइनोसिस और डक्टस आर्टेरियोसिस। तो ये 2 चीजें जो है वो उपस्थित होती है। ठीक है ना। ईयर की यदि हम बात करें तो एक्सटर्नल ईयर तो एब्सेंट होगा। एक्सटर्नल ईयर तो हमको फ्रॉग तक देखने को मिलेगा रेप्टाइल्स में भी। तो लेकिन इंटरनल ईयर जो होता है उसके अंदर इंटरनल ईयर जो है उसके अंदर सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं। कितने? 1 और 2, एक या 2 भी हो सकते हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल, 1 या 2 अर्धवृत्ताकार नलिकाएं जो है वो इनके अंदर उपस्थित होती है। सेमी सर्कुलर का मतलब होता है अर्धवृत्ताकार। हमारे अंदर कितनी वृत्ताकार? 3 अर्धवृत्ताकार है ना, इनके अंदर 1 या 2 हो सकती है। यदि क्रेनियल नर्व की बात करें तो इनके अंदर 8 से 10 जोड़ी क्रेनियल नर्व जो है वो उपस्थित होती है। क्लियर हो गई बात? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर रिप्रोडक्शन के रिलेटेड बात कर लेते हैं। मोस्टली ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल एक लिंगी प्रकार के होंगे। और फर्टिलाइजेशन जो होता है मोस्टली कैसा होता है? एक्सटर्नल होता है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। और यहाँ पर भी डेवलपमेंट जो होता है वो कैसा होता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। अप्रत्यक्ष परिवर्तन यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। सर हेलो सर। हाँ। सर वो 1 और 2 के बाद क्या लिखा है सर? 1 और 2 सेमी सर्कुलर कैनाल, 1 या 2 अर्धवृत्ताकार नलिकाएं जो है वो इनके अंदर उपस्थित है। समझ गए? इतनी बातें क्लियर हो गई सबको? Sir, what have you written? Internalar. इंटरनल, ये इंटरनल ईयर। अच्छा, okay. सर एक बार ईयर को एक्सप्लेन करिए ना। ईयर जो होता है इसके अंदर एक्सटर्नल कोई वो नहीं होगा, सीधे यहाँ पर एक लेयर होती है, वहां से ये साउंड को कलेक्ट करते हैं। और इनके अंदर ईयर में 1 या 2 सेमी सर्कुलर कैनाल जो है वो उपस्थित होती है। ठीक है ना? यस सर, थैंक यू। ठीक है, चलो अब इसके बाद Excuse me, sir. सर ये वीनस साइनोसिस और डक्टस आर्टेरियोसिस का फंक्शंस क्या होगा? ये वीनस साइनोसिस जो है वो पहले ब्लड को कलेक्ट करके कहां पर डालता है? एट्रियम में। ये है एट्रियम। अभी इनका हार्ट जो है वो पूरी तरीके से हमारी तरह 4 चैम्बर नहीं है, 3 चैम्बर नहीं है, 2 ही चैम्बर है, बट उसमें भी कलेक्ट करने के लिए ब्लड को कलेक्ट करके एट्रियम में डालने के लिए चैम्बर ऐसा बन जाता है, इसको हम वीनस साइनोसिस बोलते हैं। और ऐसे ही हार्ट ब्लड जब पंप होता है वेंट्रिकल से, तो वेंट्रिकल से पंप होने के बाद में पहले कहां पे जाता है? वो डक्टस आर्टेरियोसिस में जाता है। ऐसा अदर फिशेस में भी देखने को मिलता है। ठीक है ना? अच्छा, और लार्वा का नाम भी इंपॉर्टेंट है। साइक्लोस्टोमेटा पेट्रोमाइजोन जो है इसके अंदर लार्वा जो है उसका क्या नाम होता है? वैसे तो नॉर्मली हमने पढ़ा था इससे पहले कि टैडपोल लार्वा होता है। यहाँ पर जो लार्वा होगा उससे बोलेंगे हम हेमोसीट लार्वा। हेमोसीट लार्वा, ये लार्वा का नाम ध्यान रखिएगा कि पेट्रोमाइजोन में या साइक्लोस्टोमेटा के अंदर जो लार्वा होता है उस लार्वा को क्या बोलते हैं? हेमोसीट लार्वा। यहाँ पर दोनों ही फ्री लिखेंगे। हेमोसीट भी फ्रीली स्विम करता है, इसका मेन ऑर्गेनिज्म जो है वो भी फ्रीली स्विम करता है। तो फ्री स्विमिंग या फ्रीली लिविंग लार्वा जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है?
देन इसके बाद में ये तो हो गया किसके बारे में, एक था। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम ग्नैथोस्टोमेटा, सेकेंड डिवीजन की बात कर रहे हैं हम, ग्नैथोस्टोमेटा। ग्नैथोस्टोमेटा 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 का मतलब क्या है, यहाँ पर जॉज जो है वो प्रेजेंट होंगे, इसलिए हमने इसको बोलते हैं ग्नैथोस्टोमेटा। ग्नैथोस्टोमेटा को दो सुपर क्लासेस में हम डिवाइड करते हैं, कौन कौन से, पाइसीज और टेट्रापोडा। पाइसीज और टेट्रापोडा याद है लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने? यस सर। पाइसीज जो है सुपर क्लास पाइसीज, इसके अंदर वैसे तो 3 क्लासेस आती है, कौन कौन सी, प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्टिस एंड ऑस्टियोप्सिस। प्लेकोडर्मी जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुके, इसलिए हम दो मेन क्लासेस जो पढ़ने, सब क्लास दो मेन क्लासेस जो पढ़ने वाले हैं, एक पढ़ेंगे कॉन्ड्रिक्टिस और दूसरा पढ़ेंगे हम ऑस्टियोप्सिस। कॉन्ड्रिक्टिस जो है उसको हम और क्या बोल देते हैं, इलास्मोब्रैंकी बोल देते हैं। ये क्या है, सिंपल नेम बोलो तो कॉन्ड्रिक्टिस जो है उन्हें हम क्या बोलेंगे, कार्टिलेजिनस फिशेस। और ऑस्टियोप्सिस जो है वो कौन सी है, बोनी। इस बेसिस पे इनके अंदर जो इंटरनल स्केलेटन है, अब जनरली क्या होगा, इंटरनल स्केलेटन जो है वो वेल डेवलप होता जाएगा। तो वेल डेवलप्ड इंटरनल स्केलेटन जो है वो कार्टिलेज का बना है या बोन का बना हुआ है, उसकी बेसिस पे इनका नाम है कॉन्ड्रिक्टिस एंड ऑस्टियोप्सिस। यदि मैं तुमको कुछ बताऊं, इन दोनों में से कौन पहले इवॉल्व है एवोल्यूशन में, किसका नंबर पहले है, कॉन्ड्रिक्टिस के ऑस्टियोप्सिस? सर कार्टिलेज वाले का। कौन सा वाला? कॉन्ड्रिक्टिस। यहाँ पर तुम्हें जान के बहुत हैरानी होगी कि नहीं, इवोल्यूशन में ऑस्टियोप्सिस पहले डेवलप हुआ सर, लेकिन दो डायरेक्शन में हुआ, एक कॉन्ड्रिक्टिस और एक ऑस्टियोप्सिस। लेकिन हम ऑस्टियोप्सिस को ऐसा हमको लगता है बाद में इवॉल्व हुआ है, क्यों, क्योंकि ये कॉन्ड्रिक्टिस से इवॉल्व होकर के एम्फीबियंस नहीं बने, बल्कि ऑस्टियोप्सिस जो है उनसे इवॉल्व होकर के एम्फीबियंस बने। फिश से क्या बने, एम्फीबियंस, फिर रेप्टाइल, फिर एप्स, फिर मैमल्स, है ना। तो कौन से फिश से एम्फीबियंस बने, बोनी फिशेस। जो लंग फिश वगैरह होगा इसके अंदर, वो तुम एग्जांपल पढ़ोगे जिनसे बने थे, ठीक है। तो इसीलिए हम कई बार हमको लगता है कि ना कि इवोल्यूशन में शायद ये बाद में है, नहीं, दोनों लगभग एक टाइम पे इवॉल्व होने लगे थे, उसमें भी ऑस्टियोप्सिस का इवोल्यूशन पहले हुआ था, बट पढ़ते टाइम हम पहले पढ़ते हैं किसको, कार्टिलेजिनस फिश को, और बोनी फिश को बाद में पढ़ते हैं। रीजन कि बोनी फिश जो है उससे डेवलप होकर के क्या इवॉल्व हो गए थे, उससे डेवलप होकर के बन गए थे जो एम्फीबियन से। तो सबसे सर पर नेचुरली तो उपास्थि है वो अस्थि में परिवर्तित होता है ना। नेचुरली वो होता है, नेचुरली वो होता है, लेकिन इवोल्यूशन में क्या होता है, लगभग साथ में तो जो परिवर्तित होने से यहाँ पर नाम नहीं है, जो उपस्थित है उसकी बात चल रही है, अच्छा, है ना, उसके अकॉर्डिंग बात चल रही है, ठीक है। ओके सर। ओके, तो फिशेस में अब डायरेक्टली हम देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्ड्रिक्टिस। कॉन्ड्रिक्टिस के अंदर कौन आते हैं कॉमनली, एग्जाम्पल बता दो कोई, तो उसके रिलेटेड हमको पढ़ने में आसानी रहेगी। स्कोलियोडॉन, टाइगॉन, सर जी वेल शार्क, टाइगॉन शार्क वगैरह जो है वो आते हैं क्या, स्कोलियोडॉन जो है वो डॉग शार्क है क्या? यस सर जी, वेल शार्क। हाँ बच्चे बोलो, वेल शार्क बोली, वेल शार्क, वेल शार्क, हाँ ठीक है। तो रियल वेल जो है वो तो मैमल है, बाकी वेल शार्क जो है वो कॉन्ड्रिक्टिस के मेंबर है, जिसे हम व्हाइट शार्क भी बोल देते हैं, कैल्केरोडॉन, ग्रेट व्हाइट शार्क, कैल्केरोडॉन। देखो क्या होता है, मोस्टली कैसे हैं, कहां पर रहते हैं भाई, समुद्र में मिलते हैं मोस्टली,
कुछ जो है वो फ्रेश वाटर वगैरह में भी मिलते हैं, बट मोस्टली मरीन है। ठीक है, अब इनका जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो अब इनके पास फिशेस का जो जनरल फीचर है पेयर्ड फिन्स का प्रेजेंट होना, वो होता है कि पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होते हैं। यस होता है। यस प्रेजेंट होते हैं। जैसे जब हम शार्क का एक फोटो वो देखते हैं, मतलब शार्क कैसा होता है, स्कॉलियोडॉन नाम देखते हैं, तो स्कॉलियोडॉन तुम देखते हो तो कैसा दिखता है, माउथ जो है वो कहां पर होता है, नीचे। शार्क में माउथ कहां होता है, नीचे। बोनी फिश और कार्टिलेजिनस फिश में माउथ की पोजीशन का एक बड़ा डिफरेंस है कुछ इस तरीके से। और पेयर्ड फिन्स जो है वो प्रेजेंट होंगे यहाँ पर है, अनपेयर्ड फिन्स भी प्रेजेंट होते हैं, अनपेयर्ड फिन्स जो है वो भी प्रेजेंट होंगे। कॉर्डल फिन जो होता है इसमें वो कैसा होता है, कुछ इस टाइप का, हेटेरोसर्कल टाइप का, एक बड़ा और एक छोटा, कुछ इस टाइप का। जो पेल्विक फिन होते हैं, यहाँ पर जो फिन होगा वो कौन सा होगा, वो पेल्विक फिन होगा। पेल्विक फिन की क्या खास बात होती है, इसके ऊपर होते हैं क्लैस्पर, क्लैस्पर उपस्थित होता है। ठीक है, ये है इसकी आई, इसके अंदर गिल्स जो है वो प्रेजेंट होंगे 1 2 3 4 5, कितने होते हैं 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और गिल्स के ऊपर यहाँ पर ओपर्कुलम जो है वो प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा, होगा सर, प्रेजेंट होगा, एब्सेंट होगा, सेंट होगा। वो फिश में आएगा, यहाँ पर भी एब्सेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या फीचर्स दिख रहे हैं तुमको, तुमको दिख रहा है माउथ, वेंट्रल, मुंह जो है वो कहां पर है, नीचे की तरफ है, दिख रहा है। ठीक है, मुंह के अंदर अब ये जॉज फिशेस है ना, इनके अंदर जॉ उपस्थित है, बहुत ही मजबूत जबड़े इनके अंदर होते हैं। ठीक है, और उन जबड़ों में लगे होते हैं दांत। ठीक है, जॉ प्रेजेंट हैविंग बैकवर्डली डायरेक्टेड, जो दांत होते हैं ना इनके, वो थोड़ा पीछे की तरफ ऐसे डायरेक्टेड होते हैं, बिल्कुल ऐसे सीधे नहीं होते, थोड़ा पीछे की तरफ होते हैं, हैविंग बैकवर्डली डायरेक्टेड टीथ। और ये दांत जो है एक्चुअल में, ये दांत बोनी नहीं है, मतलब ये किससे बने हुए हैं, ये जो इनके प्लेकॉइड स्केल्स है उसका मॉडिफिकेशन होता है। यानी यहाँ पर हम देखते हैं क्या, टीथ इज मॉडिफिकेशन of placoid scales। प्लेकॉइड स्केल्स क्या होते हैं, इनकी बॉडी के ऊपर बोनी फिश और कार्टिलेजिनस फिश में स्केल का एक बड़ा डिफरेंस है। क्या स्केल का डिफरेंस होता है कि जो बोनी फिश होते हैं उनके अंदर स्केल्स जो होते हैं वो साइक्लॉइड, टीनॉइड, गेनॉइड, ऐसे डिफरेंट टाइप के होते हैं। यहाँ पर कौन सा स्केल होता है, इनकी बॉडी पर हम स्केल देखेंगे तो कौन सा होगा, प्लेकॉइड स्केल प्रेजेंट। प्लेकॉइड स्केल टाइप होता है। ये स्केल जो है ना उनकी डिफरेंट टाइप्स होती है, किस बेसिस पे कि उनका कैसा देखने में कैसा है, अरेंजमेंट कैसा है। जैसे मान लो मैं एक सिंपल एग्जांपल लूं कि मछली खरीदने तुम गए, जो रोहू मछली खरीद के लाए तुम, तो रोहू मछली के ऊपर तुमने क्या देखा, कुछ इस तरीके से स्केल्स बने हुए उसके ऊपर होते हैं, स्केल्स। यस सर, यस सर। तो यदि स्केल कुछ इस तरीके से दिख रहा है जो इक्विवेलेंट, तो ये साइक्लोइड टाइप का होगा। ठीक है, टीनॉइड जो होता है उसके अंदर यहाँ पर ऐसे तीनों, मतलब कॉम्प्लेक्स होता है ना, कंघी के जैसा अगर डिजाइन बना तो टीनॉइड टाइप का। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, प्लेकॉइड है। प्लेकॉइड स्केल कैसे होती है, जैसे एक स्केल है तो इसके ऊपर ना कुछ ऐसे प्रोजेक्शन जैसे बने कुछ इस टाइप का स्केल, तो ऐसे स्केल लगे होते हैं इसके ऊपर, इस सब क्या होते हैं, प्लेकॉइड स्केल। तो ये ध्यान रखना कि जो कार्टिलेजिनस फिश है उनके अंदर प्लेकॉइड स्केल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम देखते हैं क्या कि जो स्केल्स बोनी फिशेस है उनके अंदर टीनॉइड, साइक्लोइड या गेनॉइड टाइप के डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो ये डिफरेंस हमें, ये जॉ प्रेजेंट हैविंग, ये वाला लाइन बताइए ना, कौन सा लाइन बचे, जॉ प्रेजेंट हैविंग बैक क्या लिखा है, बैकवर्डली डायरेक्टेड टीथ, यानी जो इनका जॉ है, मान लो ये एक जबड़ा है तो इस जबड़े के अंदर दांत लगा होगा, वो सीधा ऐसे नहीं लगा होगा बल्कि अंदर की तरफ ऐसे मुड़ा होगा, इस टाइप से ऊपर और नीचे पीछे की तरफ बैकवर्डली डायरेक्टेड। ठीक है ना, तो उस टाइप का दांत होता है। यानी मैं यदि यहाँ पे ड्रॉ करूं
मुंह खोल के इसका सपोज इसने अपना मुंह खोल रखा है, तो यहाँ पर दांत कैसे लगेंगे, कुछ इस टाइप के बैकवर्डली डायरेक्टेड टीथ जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद में और कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें। इनके अंदर जो नर्व होते हैं, क्रेनियल नर्व्स, वो कितने होते हैं? अच्छा, पहले गिल्स की बात नहीं की ना, गिल्स गिल्स कितने गिल्स? 5 to 7 पेयर। ओपर्कुलम प्रेजेंट की एब्सेंट? ओपर्कुलम एब्सेंट 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 होता है। नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है। इनके अंदर हम देखते हैं अराउंड 10 पेयर जो है वो क्रेनियल नर्व प्रेजेंट होते हैं। 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और रिफ्लेक्शन और एक्सक्रीशन क्या होगा? एक्सक्रीशन या तो पानी में रहते तो अमोनिया या फिर अमोनिया, ट्राइमिथाइल अमीन ऑक्साइड वगैरह जो है वो एक्सक्रीट करते हैं, पीएमओ ट्राइमिथाइल अमीन ऑक्साइड वो एक्सक्रीट करेंगे। प्रोटोनेफ्रिक या मेटानेफ्रिक टाइप का किडनी होगा। किडनी जो होता है वो कौन सा होता है? प्रोटोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक किडनी प्रेजेंट। सर हाँ बच्चे, प्रोटोनेफ्रिक किडनी मतलब जिसमें लूप ऑफ हेनली नहीं होगा ना? यस, इसमें लूप ऑफ हेनली बनता है। ठीक है ना। देन इसके बाद में नेक्स्ट सर जी ये क्या लिखे हो आप? ये 4th नंबर बताइए ना। 4th नंबर मोस्टली मनी ने गिल्स फाइब्रोस ओपर्कुलम 10 पेयर वाला, क्रेनियल नर्व्स होते 10 हैं। पेयर वाला। इसके अंदर जो क्रेनियल नर्व्स हाँ 10 जोड़ी तंत्रिका रज्जु जो है वो उपस्थित होंगे। 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। देन इसके बाद में रिप्रोडक्शन की बात करें, यूनिसेक्सुअल की बाइसेक्सुअल? मोस्टली यूनिसेक्सुअल। पेनिशिंग कैसा होता है? एक्सटर्नल की इंटरनल? इंटरनल। क्या इनके पास क्लैस्पर है? यस सर। पेल्विक फ्लोर के ऊपर एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिससे कॉपुलेशन के टाइम पे फीमेल को होल्ड करने में हेल्प करता है। तो इसका मतलब फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? इंटरनल क्लैस्पर हेल्प्स इन प्रोसेस। क्लैस्पर जो है वो पेल्विक फ्लोर पर होता है जिसकी वजह से ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो करते हैं। मोस्टली इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद में एग ले करेंगे कि बच्चे लेंगे? वीवी पैरस। बच्चे सर वीवी पैरस है। ठीक है, इसे एग्जांपल क्या है? एनसीईआरटी में क्या-क्या एग्जांपल दिया हुआ है? एक तो एग्जांपल दिया है स्पोल्यूरॉन, स्टेगोस्टोमा, ट्राइगॉन, प्रिस्टिन क्या होता है? कॉर्केरोडॉन, आरा मछली जो है वो प्रिस्टिन होता है। प्रिस्टिस चीस्टिस, है ना। और कॉर्केरोडॉन? ट्राइगॉन, कॉर्केरोडॉन जो है वो क्या है? ग्रेट व्हाइट शार्क। और ग्रेट व्हाइट शार्क जो है सबसे ज्यादा जो ह्यूमन को किल करने वाला जो वो देखने को मिलता है कि कौन है ओशन के अंदर जिसने सबसे ज्यादा ह्यूमन को किल किया हुआ है या बहुत डेंजरस होता है, वो है ये कॉर्केरोडॉन। ठीक है ना। ठीक है, इसके अलावा और ट्राइगॉन जो है वो भी इसी का मेंबर होगा। ठीक है ना। सर टॉर्पीडो यस, टॉर्पीडो जो है वो भी सही है। ठीक है ना। तो ये सारे एग्जांपल हो जाएंगे। सर टॉर्पीडो कितने करंट तक का झटका देता होगा ह्यूमन को? अच्छा, इनके अंदर एक और भी इंपॉर्टेंट फीचर है, यदि मैं तुम्हें बताऊं, वैसे तो शायद एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। इनके अंदर इलेक्ट्रिक एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी भी प्रेजेंट है। लोरेंजिनी एक ऐसा ऑर्गन है जिससे ये क्या करते हैं, जिससे ये आसपास में जो भी करंट होता है, मतलब बहुत लो पावर की जो करंट होती है ना, उसको भी पहचान कर लेते हैं, पता कर लेते हैं।
तो एम्पुला ऑफ लोरेंजी जो है वो भी इनके अंदर प्रेजेंट होता है, जिसका काम क्या है, जिसका काम है करंट को आसपास में जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको पता लगाना, यानी इलेक्ट्रो रिसेप्टर है। क्या है एम्पुला ऑफ लोरेंजी? इलेक्ट्रो रिसेप्टर। क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई शार्क है, तो शार्क के आसपास में कोई एनिमल भाग रहा है, तो वो एनिमल की मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे बहुत थोड़ा बहुत करंट जो है वो आएगा वहां पर, तो उस माइन्यूट करंट को भी कौन पता कर लेता है? ये पता कर लेता है एम्पुला ऑफ लोरेंजी से, और इसको पता पड़ जाता है कि कहां पर प्रे है, कहां पर हलचल हो रही है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट। सर स्पेलिंग रॉन्ग है क्या? एम्पुला ऑफ लोरेंजी, लोरेंजी सेकंड सर वो एग्जांपल की ट्राइगोन। हाँ सर, TRY होगा मेरे। अरे इसमें तो पॉइजनस दिया हुआ है एनसीईआरटी में। हाँ ट्राइगोन पॉइजनस होता है, पॉइजनस होता है ट्राइगोन। टॉर्पीडो वो होगा ना इलेक्ट्रिक वाला। हाँ इलेक्ट्रिक वाला टॉर्पीडो होता है। सर ये क्या लिखे हैं? इलेक्ट्रो रिसेप्टर, करंट को जो फाइंड आउट कर लेगा वो इलेक्ट्रो रिसेप्टर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद। टॉर्पीडो होता है ना? हाँ टॉर्पीडो। नेक्स्ट देखो इसके बाद में अब कंपेयर करो इनको। कार्टिलेजिनस फिश मोस्टली कहां पर मिलते थे? मरीन हैबिटेट में। और ये कहां पर मिलते हैं? ये दोनों जगह पर मिलते हैं, मरीन और बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर। मरीन वाटर में भी मिलेंगे और फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे। ठीक है, इनका बॉडी स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो वैसे ही होगा बिल्कुल जैसे हमने वहां पर देखा था, लेटरली फ्लैट या फिर डॉर्सली फ्लैट, ऐसा होगा लेटरली फ्लैट मोस्टली। और इनके अंदर माउथ जो होता है वो कैसा होता है? टर्मिनल होता है, यानी जब ये फिश देखोगे तो माउथ जो है वो टर्मिनल होगा, टिप पे होगा। वहां पर तो कहां था? वेंट्रल साइड में था, यहाँ पर टिप पर होता है। ठीक है, देन इसके बाद में उनकी बॉडी के ऊपर लेटरल लाइन होते हैं। लेटरल लाइन का क्या काम होता है? फिश की बॉडी पे जो लेटरल लाइन होता है उनका क्या काम होता है? वाटर की सेंसरी रिसेप्टर, ये वाटर की करंट जो है उसकी डायरेक्शन को पता लगाते हैं, धारा जो जल की धारा है उसकी दिशा का पता लगाते हैं, लेटरल लाइन। ठीक है, देन इनके पास गिल्स जो हैं वो कितने होंगे? चार जोड़ी। और गिल्स के ऊपर कवरिंग होती है। देखो ये कवरिंग है, ये है ऑपरकुलर, इस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? ऑपरकुलर। और इनके अंदर यहाँ पर बॉडी पे क्या देखते हैं हम? स्केल्स जो है वो उपस्थित है, शल्क जो है वो उपस्थित। और ये जो शल्क होंगे ये तीन टाइप के हो सकते हैं। स्केल्स जो है वो उपस्थित है। और शल्क जो होते हैं वो कौन कौन से टाइप हो सकते हैं? साइक्लॉइड, क्लिनोइड और गैनोइड टाइप। यहाँ पे क्या होगा? पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट है। पेयर्ड फिन्स जो है वो कहाँ पर उपस्थित होते हैं? दो तो एंटीरियर रीजन में यहाँ पर होंगे, हम लोग यहाँ पे बना देता हूँ, ये वाला फिन। और दूसरा पेल्विक फिन होगा, पेल्विक फिन यहाँ पर बना देते हैं। उसके अलावा पेल्विक फिन, उसके अलावा क्या होगा? उसके अलावा डॉर्सल फिन भी प्रेजेंट हो सकते हैं, डॉर्सल फिन और कॉर्डल फिन जो है वो भी उपस्थित। ये डॉर्सल फिन है, ये कॉर्डल फिन है। कॉर्डल फिन की खास बात क्या है? दोनों इक्वल है ये। हाँ, एक और भी इंपॉर्टेंट डिफरेंस था जो कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिश में था कि कार्टिलेजिनस फिश जो है ना उनका शरीर के अंदर जो एयर ब्लैडर्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। एयर ब्लैडर्स जो है वो एब्सेंट होते हैं। एयर ब्लैडर एब्सेंट होने की वजह से क्या होगा कि यदि वो स्विम करना बंद कर दे तो क्या हो जाएगा? डूब जाएगा।
कॉन्ट्रैक्ट चीज जो है कार्टिलेजिनस फिश जो है उनकी बॉडी में एयर ब्लैडर से एयर कैविटी नहीं होती है, जिसकी वजह से यदि वो तैरना बंद कर दे तो क्या हो जाएंगे, वो डूब जाएंगे। ठीक है, इसलिए उन्हें अपने आप को ऊपर बनाए रखने के लिए लगातार क्या करते रहना होता है, स्विम करते रहना होता है। जबकि बोनी फिशेस जो है इनकी बॉडी में एयर ब्लैडर्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये आसानी से तैर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये एक डिफरेंस था जो वहां पे था। ठीक है, और उनकी टेल जो थी वो हेट्रो सर्कल थी, यहाँ पर कैसी टेल है ये, होमो सर्कल टेल, यानी ये टेल जो इस तरीके से दो भागों में बटी हुई है, तो दोनों एक बराबर टाइप है। जबकि वहां पर क्या होता है, हेट्रो सर्कल एक बड़ी एक छोटी इस टाइप से। तो यहाँ पर क्या होगा, पूंछ जो है टेल विंग जो है वो होमो सर्कल होगा, माउथ एंटीरियर टर्मिनल, देन operculum प्रेजेंट ऑन गिल्स। गिल्स कितने हैं, 4 पे, लिखना स्टार्ट करते हैं करके। यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, माउथ एंटीरियर, एंटीरियरली प्रेजेंट है, आगे की तरफ टिप पे प्रेजेंट। ठीक है, गिल्स कितने होंगे, 4 जोड़ी। इससे ढके हुए ओपर्कुलम से ढके हुए। ठीक है, देन इसके अलावा वायु कोश, पेयर्ड फिन्स, क्या पेल्विक फिन जो होंगे यानी पीछे वाले जो फिन होंगे इनके ऊपर क्लास्पर प्रेजेंट होगा क्या, नो सर, क्लास्पर एब्सेंट। यदि क्लास्पर एब्सेंट होगा तो फर्टिलाइजेशन के बारे में तुम सोच सकते हो कि इंटरनल होगा कि एक्सटर्नल होगा, एक्सटर्नल होगा, मोस्टली यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो को देखने को मिलता है। ठीक है, कार्टिलेजिनस फिशेस में मोस्टली हम देखते हैं कि क्लोएका अवस्कर जो है वो उपस्थित होता है, उसके अंदर जो तीनों ओपनिंग है किस किस की, रिप्रोडक्शन वाले की, एक्सक्रीशन और ये तीनों की कॉमन ओपनिंग होती है, जिसे हम क्लोएका बोलते हैं या अवस्कर बोलते हैं। तो देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट थीस में अवस्कर नॉर्मली उपस्थित होता है, जबकि ऑस्टिक थीस के अंदर तीनों ओपनिंग मोस्टली सेपरेट होती है, अलग-अलग ओपनिंग होती है ना, सेपरेट ओपनिंग ऑफ डाइजेस्टिव एक्सक्रीटरी। सर ये माउथ का क्या लिखे हैं, ऊपर होता है क्या? माउथ जो है वो आगे होता है, टिप पे। अंतर देखो ना बच्चे, डायग्राम इसीलिए एक डायग्राम इसीलिए बना देता हूं ताकि तुम्हें जो फीचर डायग्राम देख के समझने वाले हैं वो समझना चाहिए। ये क्या अधर सतह पर है, जो शायद उसका मुंह कहाँ है, अधर सतह पर है। यहाँ पर एंटीरियर में हुड बना हुआ है, ये मुंह जो है वो नीचे की तरफ है, जबकि यहाँ पर मुंह कहाँ पर है, टर्मिनल पार्ट पे है, टिप पे है। सर इसको अधोमुख बोलते हैं क्या? इसको अधोमुख बोलते हैं है ना, इसमें तो अग्रसर कहा हुआ है। ठीक है, सेपरेट ओपनिंग ऑफ डाइजेस्टिव एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव। सर ये क्लैस्पर एब्सेंट एक बार बताइए ना। क्लैस्पर होता है पेल्विक फिन्स पर कुछ आसंजक संरचनाएं होती है जो कि क्या करती है, जो दूसरी फिश को पकड़ने का काम करती है, फीमेल को पकड़ने का काम करती है, किस टाइम पे, रिप्रोडक्शन के टाइम पे, जनन के टाइम पे, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे। ठीक है, तो कार्टिलेजिनस फिश में प्रेजेंट होता है, बोनी फिश के अंदर वो एब्सेंट होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गए। देन स्केल्स में भी स्केल्स कौन से टाइप के हो सकते हैं, इनॉइड, साइक्लॉइड और गैनोइड। तीन अलग-अलग प्रकार के शल्क जो है वो उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद में सर्कुलेशन की बात करें अगेन वैसे ही क्या होगा, पेयर्ड क्या लिखा है? क्या बच्चे, ये वाला, ये थर्ड लाइन ये हाँ युग्मित पंख जो है वो उपस्थित है, पेयर्ड में हेल्प करते हैं ना। दो तो आगे होते हैं, पेक्टोरल फिन बोल सकते हैं उनको, और दो पीछे होते हैं जिन्हें हम पेल्विक फिन बोल सकते हैं। तो पेयर्ड फिन्स उपस्थित है, और पेयर्ड फिन के साथ साथ में
कुछ अनपेयर्ड फिन भी उपस्थित होते हैं, कुछ अकेले भी, एकल भी। कौन से? ये डोर्सल फिन, डोर्सल फिन। ये क्या है? ये कॉर्डल फिन, कॉर्डल फिन। ये क्या है? ये पेल्विक फिन, तो पेक्टोरल फिन बोल सकते हैं, पेक्टोरल फिन्स। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के जो फिन्स हैं या पंख जो है इनके पास तैरने के लिए वो उपस्थित होते हैं। ठीक है सर? हाँ अच्छा। सर रेड फिश किसको बोलते हैं? रेड फिश किसको बोलते हैं? रेड फिश। रेड फिश, रेड फिश का बॉटनिकल नेम दिया हुआ है क्या इसमें? जूलॉजिकल नेम दिया हुआ है क्या अपने एनसीईआरटी में? नो सर, नहीं दिया है। मैं पूछी सर, वो स्टडी मटेरियल में था ना तो। अच्छा, उसमें नहीं दिया हुआ था क्या? एक मिनट। खेलने गया? ऑप्शन है क्या वहां पर? रेड फिश पूछ रहे हो कि कैट फिश पूछ रहे हो बच्चे? सर रेड फिश। ठीक है, कैट फिश जो होता है वो तो क्लैरिस होता है। रेड फिश देखना पड़ेगा बच्चे, क्योंकि रेड फिश कॉमनली आया नहीं सामने के लिए। यस सर। है ना? इसमें भी नहीं दिया होगा। चलो ठीक है, मैं तुम्हें ना देख के बताऊंगा। कैट फिश ध्यान रखना क्लैरिस होता है। ठीक है, तो ये कुछ जनरल फीचर्स हो गए किसके? ऑस्टियोक्थीस के। ठीक है, अब इनके अंदर यदि हम बात करें मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन की, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ओविपेरस की ग्रेविपेरस, ओविपेरस मोस्टली कैसे होते हैं? एग लेइंग फिशेस होती हैं मोस्टली। ओविपेरस होंगे, अंडे देती हैं। ठीक है, कुछ फिशेस जो हैं उनके अंदर हम देखते हैं क्या कि अंडे देने के लिए, स्पॉनिंग के लिए वो आती है कहां से? समुद्री जल से स्वच्छ जल की तरफ। ऐसे फिशेस को हम क्या बोलते हैं? एनाड्रॉमस। और कुछ फिश होती है जो क्या करती है? अंडे देने के लिए समुद्री जल से कहां पर चली जाती है? स्वच्छ जल की तरफ चली जाती है, बोलते हैं कैटाड्रॉमस फिशेस। ठीक है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इनका एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट है। सैल्मन, हिल्सा, इस टाइप की है एनाड्रॉमस, ईल, कैटाड्रॉमस। तो ये कुछ फिशेस जो हैं। अच्छा, मीनिंग क्या होता है बहुत ध्यान से समझना। उससे भी है कि ना एनाड्रॉमस जो आखिर होता क्या है कि जैसे मान लो एक साल्मन फिश है या हिल्सा है, वो समुद्र में रह रही है, वहां पे बड़ी हुई। तो जब वो बड़ी होती है, मैच्योर होती है, तो उस टाइम पे अपने लाइफ के उस टाइम पे जब उसे क्या करना है? उसे एग ले करना है। तो उस टाइम पे वो स्विम करके आती है कहां पर? स्वच्छ जल की तरफ। तो देखो ये किस टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं? थर्मो रेगुलेटर टाइप के ऑर्गेनिज्म है कि कन्फर्मर टाइप के? रेगुलेटर की कन्फर्मर क्या होते हैं? कन्फर्मर। रेगुलेटेड। कन्फर्मर्स, कन्फर्मर्स। कन्फर्मर्स होते हैं। रेड फिश, काइमेरा, काइमेरा जो है ना वो कार्टिलेजिनस फिश का ही एग्जांपल है। हेलो सर। हाँ बच्चों। सर कन्फर्मर्स और रेगुलेटर मतलब क्या बता रहे हैं, बताइए ना एक बार। देखो क्या होता है कि जैसे मान लो कोई फिश है, वो बनी है समुद्र में रहने के लिए, तो वो समुद्र में ही सही से रह पाएगी। यदि उसको स्वच्छ जल में लेके आएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस ज्यादा रह जाएगा। तो ज्यादा डिफरेंस होने की वजह से क्या उसको सर्वाइव करना आसान होगा क्या? नो सर, वो तो मर जाती है। तो इसीलिए यदि कोई नो सर।
खारे पानी में रहने के लिए यदि फिश बनी है तो वो खारे पानी में ही रहेगी, स्वच्छ जल के लिए बनी है तो स्वच्छ जल में ही रहेगी, है ना। तो फिर उस केस में क्या होता है, उस केस में हम कई बार क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं जिनके पास कुछ हद तक कैपेसिटी है क्या करने की, स्वच्छ जल को टॉलरेट करने की। साल्मन रहता कहाँ पे, नॉर्मली समुद्र के पानी में, लेकिन जब इसका स्पॉनिंग का टाइम आता है, मतलब अंडे देने का जब टाइम आता है, तो उस टाइम पर क्या करती है, ये समुद्र से और भागती है किस तरफ, माइग्रेट करती है स्वच्छ जल की तरफ। अब एकदम से समुद्री जल से स्वच्छ जल में आ जाएगी तब तो इसको बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तब तो ये सर्वाइव कर ही नहीं सकती, कुछ दिन भी नहीं कर सकती। लेकिन ये क्या करती है, ये दोनों के बीच में जो एक ऐसा संक्रमण क्षेत्र आता है जहां पर हम क्या देख रहे हैं, धीरे धीरे सांद्रता जो है वो कम होती जा रही है। समुद्र, जहां समुद्र और नदी मिलेंगे तो क्या होगा, जो मीटिंग पॉइंट होगा उसके इस तरफ, जैसे मान लो ये रिवर थी और ये ओशियन है, तो यहाँ से पानी आया तो इस जगह पर तो पूरा खारा है, इस जगह पर स्वच्छ है, जहाँ पर ये मिला यहाँ पर क्या होगा, सांद्रता में ग्रेजुअल परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो ये क्या करती है, साल्मन जब यहाँ से माइग्रेट करती है तो कुछ टाइम तक रुकती है, यहाँ कहाँ पर थोड़ा सा सांद्रता परिवर्तन हुआ वहां पर रुकती है, फिर क्या होता है, धीरे धीरे उसकी बॉडी उस थोड़े से परिवर्तन के लिए अपने आप को एडजस्ट करती है, फिर ये उससे भी आगे जाती है, फिर क्या हुआ, थोड़े दिन और रुकी, क्या हुआ, थोड़ा और सांद्रता कम हुआ तो थोड़ा और बॉडी एडजस्ट होता है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, धीरे धीरे कुछ दिनों तक यहाँ पर जो संक्रमण क्षेत्र होता है ना, इकोटोन, ठीक है, वहां पर क्या होती है, वहां पर ये रुकते हुए जाती है और उसकी बॉडी धीरे धीरे अपने आप को अडेप्ट करती है फ्रेश वाटर से। फिर क्या होता है, फिर ये इन धाराओं को पार करते हुए कहां पर चली जाती है, नदी के अंदर चली जाती है। फिर नदी में तो अच्छा सेफ जगह देख करके, जो कि इनके अंडे जो होते हैं ना, वो जैसे रेत के कण होते हैं उससे थोड़े बड़े साइज के होते हैं वैसे, तो वो बना करके अपने लिए स्पेस और वहां पर अपने अंडे दे देती है। अंडे देने के बाद में जब वो इतना दूर ट्रेवल करके आती है समुद्र से स्वच्छ जल में, नदी में, तो ये बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है, इसके अंदर मतलब सारी ताकत इसकी खत्म हो जाती है और अल्टीमेटली इसकी डेथ हो जाती है। यानी अब ये जो अंडे इसने यहाँ पर स्वच्छ जल में दिए, इन्हीं अंडे से क्या होगा, न्यू फिश वो फॉर्म होगी, इन्हीं अंडों से क्या होगा, नई मछलियां बनेगी, होगा कि नहीं। तो मछली जहां पर पैदा हुई है वापस आकर के वहां पर मर जाती है, ठीक है ना, ऐसा होता है। और ये एक सवाल है कि आखिर मछली को कैसे पता रहता है या बच्चों को कैसे पता पड़ता है, कौन इंफॉर्मेशन देता है। जब ये बच्चा, इसमें से छोटे छोटे से फिश फ्राई निकली, मछली के बच्चे जो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, फ्राई, तो जीरा, हिंदी में जीरा भी बोलते हैं। तो यहाँ से देखिए अब ये क्या होगा, ये वापस से धीरे धीरे कहाँ चले जाएंगे, समुद्र में चले जाएंगे। यानी मछली जो है वो अपने लाइफ का मैक्सिमम पार्ट समुद्र में तो निकाल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके माइंड में मेमोरी है कि मेरा बर्थ जो है, मैं जो है वो कहाँ पे पैदा हुई थी, स्वच्छ जल में हुई थी, दूर कहीं जो स्वच्छ जल की नदी थी उसमें पैदा होती थी। जब वो एडल्ट हो जाती है और स्पॉनिंग का टाइम आता है तब वो वापस से मूव करती है और इस खारे जल से स्वच्छ जल की तरफ आती है। तो ऐसी फिशेस को हम क्या बोलते हैं, एनाड्रोमस। और यदि कोई उल्टा करे, यानी नदी से समुद्र में जाए, वहां पे बच्चा पैदा करे और फिर वापस वो बच्चा आता हो, तो उसे बोलते हैं एनाड्रोमस। और इसको याद रखने का तरीका मैंने जिस तरीके से याद रखा हुआ था, एना का मतलब आना, एना मतलब आना है, एनाड्रोमस मतलब आ रही है, कहाँ पे आ रही है, जहाँ पे हम रहते हैं, यानी हमारे आसपास क्या है, नदी है। तो यदि समुद्र से हमारे पास आ रही है, यानी नदियों में आ रही है, तो एनाड्रोमस ध्यान रखना, और यदि उल्टा हो रहा है तो कैटाड्रोमस ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरीके से एनाड्रोमस और कैटाड्रोमस फिशेस जो है वो उनके एग्जांपल जो है वो ध्यान रखना, क्या होते हैं वो ध्यान रखना, ठीक है। पेट्रोमाइजोन में भी होगा ना, क्या वो बच्चे, पेट्रोमाइजोन में भी होगा एनाड्रोमस। यस यस, उसमें भी होता है, होता है, यस बिल्कुल सही बोला, पेट्रोमाइजोन जो होता है वो भी एनाड्रोमस होता है, ठीक है। सर एनाड्रोमस मतलब फ्रेश वाटर टू सी वाटर ना, एनाड्रोमस का मतलब हुआ सी वाटर टू फ्रेश वाटर। ओके, ऐसे ध्यान रखो, ये कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए मैंने तुमको ट्रिक बताया क्या कि एना मतलब होता है आना, कहां पर आना भाई, जहां हम रहते हैं वहां पे आना। तो हम जहां रहते हैं आसपास में क्या है, नदियां हैं, समुद्र में तो नहीं रहते, हम नदियों के आसपास रहते हैं, ठीक है। तो एनाड्रोमस जो है वो कहां पर आएगी, समुद्र से सी टू फ्रेश वाटर, यस, ठीक है ना, ओके, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया, रिप्रोडक्शन की बात करी हमने, कोई पैरासाइट होते हैं। अब इनके कुछ एग्जांपल्स देख लो इंपॉर्टेंट।
अच्छा, इनके अंदर हार्ट, फिश के अंदर हार्ट पढ़ा ही होगा सबने, 2 चैम्बर होते हैं फिश के अंदर। यस सर। यस सर। ठीक, तो यहाँ पर आप देखो इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल, जैसे हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? हिप्पोकैम्पस को बोलते हैं हम समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स। क्या खास बात है हिप्पोकैम्पस की? हिप्पोकैम्पस के अंदर जो मेल होता है उसके पास एक पाउच होता है, मेल होता है उसके पास एक पाउच होता है, और फीमेल जब अंडे देती है तो उसे ये समुद्री घोड़ा जो है वो मेल जो है वो अपने पाउच में रखता है जब तक कि उसमें से बच्चे पैदा ना हो जाए। जब वो पैदा हो जाते हैं तो उन्हें रिलीज कर देता है ना। तो हिप्पोकैम्पस जो है उसे हम क्या बोलते हैं? समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स। और ये क्या करता है? इसके अंदर मेल का काम होता है देखभाल करना, हाँ, बच्चों को, एग को रखना और बच्चे देना। ठीक है। देन इसके अलावा एक होता है एक्सोसीटस। एक्सोसीटस जो है इसे हम बोलते हैं फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग फिश क्या ये उड़ती है? एक्चुअली उड़ती नहीं, इनके फिन जो होते हैं ना वो विंग्स की तरह होते हैं। यानी मछली जो है, सपोज ऐसे मछली है तो इसका जो ये पेक्टोरल फिन है वो कुछ इस तरीके से बड़ा हो जाता है जैसे विंग्स होते हैं, पंख होते हैं इस तरीके से। तो इस जो फिन्स, ये जो इसके फिन्स हैं, इस फिन से ये उड़ेगी तो नहीं, लेकिन क्या होती है पानी की सतह पर लीप कर सकती है। जैसे जल की सतह है, यहाँ से पानी के अंदर तैरता है और यहाँ से उछल करके फिर पानी में चलेगी, तो पानी की सतह पर ऐसे लीप करती है, ऐसा लगता है कि ये उड़ रही है। तो एक्सोसीटस जो है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम फ्लाइंग बोल देते हैं। ये ध्यान रखना। क्लैरिस पता है अभी? क्लैरिस को बोलते हैं हम कैटफिश। हम कैटफिश बोलते हैं क्लैरिस। ठीक है ना। देन इसके अलावा लेबियो रोहिता, रोहू मछली, ये रोहू जो है वो लेबियो होते हैं। ठीक है। देन यदि मैं बात करूं बेटा फिश जो होती है, ये इसे हम एक्वेरियम फिश भी बोलते हैं। कई बार हमने एक्वेरियम के अंदर एक मछली देखी हुई है, इसको फाइटिंग फिश या एक्वेरियम फिश बोलते हैं, फाइटिंग फिश। और एक्वेरियम में कॉमनली जो फिश हम देखते हैं वो जिसके बड़े बड़े से पंख होते हैं वो होती है बेटा। ठीक है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट एग्जांपल में मैं बात करूं, गैम्बूशिया को तो जानते हो? गैम्बूशिया फिश क्या करती है? मस्कीटो के लार्वा को खाती है। यस, मच्छर के लार्वा को खाती है। मच्छर के लार्वा को खाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हो गए किसके? बोनी फिशेस। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है सबको? यस सर। इसके अंदर यार, हाँ बच्चों, इसके अंदर यदि मैं बात करूं, फ्लाइंग फिश बता दिया। एंगुला जो होता है, एंगुइला, उसे हम ईल बोलते हैं। एंगुइला जो होती है वो ईल होती है। ठीक है, चलो इतना बहुत है इसके लिए। अब नेक्स्ट देखो एम्फीबियंस के लिए। ये तो सुपर क्लास पाइसिस के बारे में बात की। अब नेक्स्ट बात करते हैं सुपर क्लास टेट्रापोड। नेक्स्ट देखो सुपर क्लास टेट्रापोड। अभी तक जितने भी क्लासेस हमने देखे थे उसके अंदर कहां पे रहने के लिए वो एडेप्टेड थे? समुद्र के अंदर, पानी के अंदर। यस, एक्वेटिक हैबिटेट के लिए एडेप्टेड थे। एक्वेटिक हैबिटेट के लिए एडेप्टेड थे, तो इस वजह से अभी तक क्या हुआ था? अभी तक उनके अंदर लिम्स जो है वो डेवलप नहीं हुए थे। टेट्रापोडा के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इनके अंदर लिम्स जो है वो डेवलप हुए। ठीक है, लिम्स जो है वो डेवलप हुए। और यहाँ पर मोस्टली हम देखते हैं 2 एंटीरियर लिम्ब, 2 पोस्टीरियर लिम्ब, लेकिन क्या टेट्रापोडा के सभी मेंबर्स में लिम्स उपस्थित होते हैं क्या? नो सर। कुछ एम्फीबियंस ऐसे हैं जिन्हें हम एपोडा जो सब क्लास है उसके अंदर रखते हैं, और उनके अंदर क्या होता है? उनके अंदर एब्सेंट होते हैं लिम्स। और कुछ जो है रेप्टिलिया के मेंबर भी, उनके अंदर भी लिम्स जो है वो एब्सेंट होते हैं। बट जनरली क्या होगा? जनरली इनके अंदर लिम्स प्रेजेंट होते हैं, यानी शो
adaptation for terrestrial और ये terrestrial habitat के लिए इनके पास कुछ एडेप्टेशन जो है वो आ गए। स्थलीय आवास में रहने के लिए इन्होंने कुछ अपने अंदर वो शो किए एडेप्टेशन। अच्छा एक बात और बताओ कि ये जो फिशेस अभी तक हमने पढ़े ये होमियोथर्म थे या एंडोथर्म थे या एक्टोथर्म थे? एंडोथर्म्स या एक्टोथर्म्स? सर हिंदी में बोलो ना। यानी समतापी की असमतापी। तापमान को नियंत्रित नहीं कर पाते इन लोग। भी ऑर्गेनिज्म बड़े सब असमतापी थे। अब टेट्रापोडा के अंदर क्या होंगे, कुछ समतापी ऑर्गेनिज्म भी आ जाएंगे। अभी इसके अंदर मोस्टली असमतापी हैं बट कुछ समतापी भी आएंगे। क्रेनियल नर्व की बात करें तो 10 to 12 पेयर क्रेनियल नर्व होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होगा, उसके अंदर एक्सटर्नल। अच्छा अब जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे उनके अंदर इंटरनल स्केलेटन जो है वो मेनली क्या है, बोनी है। कार्टिलेज वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं बट मेनली क्या होता है, बोनी होते हैं, बोन्स के बने हुए स्केलेटन्स होते हैं। बॉडी के बाहर स्केल्स वगैरह जो है वो उपस्थित हो सकते हैं, कुछ के अंदर आप हेयर वगैरह जो है वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और हार्ट जो है वो अभी तक हमने सिर्फ 2 चैम्बर पढ़ा था। अब टेट्रापोडा के मेंबर में किसी में 2 चैम्बर वाला होगा, किसी के अंदर 3 चैम्बर, सॉरी किसी के अंदर 3 चैम्बर और किसी के अंदर 4 चैम्बर वाला हार्ट जो है वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। बाकी सिस्टम्स जो है वो भी डेवलप होते जाएंगे। तो एक ही करके सबसे पहले टेट्रापोडा के अंदर कौन-कौन से क्लास आते हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मेमेलिया। तो एम्फीबिया की बात करते हैं। एम्फीबिया नाम से पता पड़ रहा है कि एम्फीबिया, एम्फी का मतलब उभयचर, उभयचर 2 और बायो वर्ड का मतलब जहां पे वो रह सकते हैं, है ना। तो क्या कर सकते हैं, एम्फीबिया जो है कैन spend its life in both water and land। यानी इनको अपना जीवन चक्र कंप्लीट करने के लिए क्या होता है, पानी और जमीन दोनों की आवश्यकता होती है। सिर्फ जमीन पे रख देंगे तो भी ये लाइफ साइकिल ठीक से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। लाइफ साइकिल में अपने एग्स वगैरह को रखने के लिए पानी की जरूरत, पानी ना मिले। एक्चुअल में क्या होता है, ब्रायोफाइटा जैसा। हाँ ब्रायोफाइटा जैसा, जैसे हमने ब्रायोफाइटा को बोला था ना प्लांट किंगडम का एम्फीबिया। तो इनके अंदर अभी जो एग बने हैं उनके अंडों के ऊपर एक जो कैल्शियम कार्बोनेट की कवच है वो नहीं है। यदि कवच नहीं होगा कैल्शियम कार्बोनेट का तो क्या होगा, तो भाई यदि ड्राई कंडीशन हो तो सूख जाएगा। तो इसीलिए क्या करना होगा, इसीलिए हमें इसके ऊपर क्या करना होगा, कवरिंग बनानी होगी। तो वो रेप्टिलिया से स्टार्ट हो, तो रेप्टिलिया जो है वो फुल्ली एडेप्टेड होंगे। लेटिमेरिया जो है उसको लिविंग फॉसिल बोलते हैं। यस, लेटिमेरिया जो है वो फिश है, बोनी फिश, उसको हम लिविंग फॉसिल भी बोलते हैं। ल्यूमिनस को भी बोलते हैं ना? ल्यूमिनस तो वो ऑर्थोपोडा में आएगा, उसको भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको अपना जीवन चक्र कंप्लीट करने के लिए जल और स्थल दोनों की ही जरूरत पड़ती है, ठीक है। देन बॉडी जो है, बॉडी के अंदर क्या क्या होता है, हेड एंड ट्रंक, सिर होगा और धड़ होगा, हेड एंड ट्रंक, ठीक है। और कुछ के अंदर हम क्या देखते हैं, टेल भी उपस्थित हो सकते हैं। कुछ जो एम्फीबिया के मेंबर है, यूरोडेला के मेंबर है, उनके अंदर टेल भी उपस्थित हो सकते हैं। इसके अंदर कोई एग्जांपल बताइए क्या? सैलामेंडर। सैलामेंडर जो उसके अंदर टेल भी उपस्थित होती है। तो बॉडी के अंदर नॉर्मली हेड एंड ट्रंक होता है बट टेल भी उपस्थित हो सकती है, ठीक है। जनरली लिम्स प्रेजेंट है, जनरली 2 pairs of limb प्रेजेंट, 2 जोड़ी पैर जो है वो उपस्थित होते हैं नॉर्मली, और इसकी वजह से ये क्या हुआ, चल के जमीन पर आ गया। देन इसके बाद में इनकी स्किन कैसे होती है, स्केल्स, स्किन के ऊपर स्केल्स वगैरह उपस्थित होते हैं क्या, स्किन के ऊपर स्केल्स उपस्थित होते हैं, मॉइस्ट स्किन होती है, स्केल्स जनरली एब्सेंट स्केल्स होते हैं वो नॉर्मली एब्सेंट होते हैं। तो शरीर के ऊपर क्या होता है, शरीर के ऊपर जो स्किन होगा उसके ऊपर बहुत सारी ग्लैंड्स वगैरह, म्यूकस ग्लैंड वगैरह प्रेजेंट होगी, म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट
स्किन, स्किन के ऊपर इनकी म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से इनका स्किन कैसा हो जाएगा, इनका स्किन हो जाएगा चिकना, ठीक है, स्मूथ टाइप का हो जाएगा, नम भी बना रहेगा। तो ये नम स्किन के थ्रू जो है वो रेस्पिरेशन भी कर सकते हैं। इनके अंदर रेस्पिरेशन किससे होता है, रेस्पिरेशन बताओ, क्या लंग्स होंगे? सर लंग्स होगा, बॉडी सरफेस से भी ब्रेंकियल रिस्पिरेशन, ब्रेंकियल हो सकता है, और लंग्स, गिल्स, लंग्स सर, हो सकते हैं, एंड मॉइस्ट स्किन के थ्रू। फ्रॉग के अंदर यदि बात करें स्पेशली, तो फ्रॉग के अंदर डिफरेंट टाइप का ये गिल्स होता है, वो तो टेडपोल लार्वा के अंदर, टेडपोल लार्वा के अंदर गिल्स के थ्रू हो जाएगा, ठीक है। जब वो टेरेस्ट्रियल प्लेस पे है तो लंग्स के थ्रू हो सकता है, मॉइस्ट स्किन के, और इनकी जो बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन होती है, एक बार जब मेंढक टर्टल करते होते तो दोनों साइड से ऐसे बलून जैसे फूलते बंद होते हैं, तो उस मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत सारे वेसल्स होते हैं जो ऑक्सीजन लेकर के जाती है, CO2 निकालती है, तो बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन जो है उनके थ्रू भी श्वसन कर सकता है। तो गिल्स, लंग्स, मॉइस्ट के, इन सब के द्वारा इनके अंदर श्वसन की प्रक्रिया जो है वो। सर जब फ्रॉग जंप करेगा तो बक्कोफेरेंजियल के थ्रू करेगा ना? जब क्या करेगा तो जंप अगर करेगा तो जंप करेगा तब भी, और टेरेस्ट्रियल पार्ट पे नॉर्मल कंडीशन में भी जंप नहीं कर रहा है, बैठा हुआ है, तब भी वो इसके द्वारा श्वसन कर सकता है बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन के थ्रू। सर रेस्ट में तो लंग्स के थ्रू करता है शायद वो, तो जब रेस्ट कंडीशन में है तब वो लंग्स के थ्रू अपना रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। हाँ ठीक है। देन इसके बाद में माउथ डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा। डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम तीनों जनरली किसमें ओपन होती है? क्लोएका, क्लोएका इज प्रेजेंट, मोस्टली इनके देखते हैं क्लोएका के अंदर ये तीनों ओपन होते हैं। टीथ वगैरह यदि हम इनके टीथ देखें तो पॉलीफायोडॉन्ट टाइप के होते हैं, दांत जो है वो बार-बार में आ सकते हैं, पॉलीफायोडॉन्ट टाइप के ये होते हैं, ठीक है। क्रेनियल नर्व्स कितने जोड़ी होती है इनके अंदर? इनके अंदर 10 जोड़ी क्रेनियल नर्व होंगी, 10 pairs of cranial nerve present, 10 जोड़ी क्रेनियल नर्व जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। और मेल और फीमेल मोस्टली अलग होंगे, सेपरेट सेक्सेस, यानी मोस्टली कैसा है, यूनिसेक्सुअल, एग ले करता है, ओविपेरस, और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है कि इंटरनल? बोलो। एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल होता है। कई बार आप देखते हैं कि कुछ फ्रॉग होते हैं वो अपने एग को अपनी बॉडी के ऊपर अटैच करके रखते हैं, उसको प्रोटेक्ट भी करते हैं। जैसे मिडवाइफ टोड है तो वो अपनी बॉडी के ऊपर ही एग को लेकर के घूमती है, ठीक है, इस तरीके का देखा जाता है। इक्तियोफिश भी अपने एग को प्रोटेक्ट करता है, अपनी बॉडी के ऊपर उसको कॉइल करके रखता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखते हैं कि ना कि एग जो है वो ले कर रहा है, और उसको बचाने के लिए कई बार पेरेंटल जो एडेप्टेशंस है वो देखने को मिलते हैं इनके अंदर, ठीक है। फर्टिलाइजेशन मोस्टली कैसा होगा, एक्सटर्नल होगा, डिफरेंस टाइप के होते हैं, मेल फीमेल अलग-अलग होते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट के इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट कौन सा लार्वा होता है? टेडपोल। एनसीईआरटी में डायरेक्ट करके दिया है, प्रत्यक्ष और लार्वा अवस्था पाई जाती है ऐसे करके। सब में लार्वा नहीं होता है। जैसे हम फ्रॉग का मेन एग्जांपल लेके चले और कुछ मेंबर्स देखे तो इनडायरेक्ट होगा, और कुछ के अंदर क्या होगा, डायरेक्ट होगा। संसो डायरेक्ट डेवलपमेंट ऑल्सो, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टाइप का ही डेवलपमेंट देखने को मिलता है, ठीक है सर। हाँ, फ्रॉग 2 टाइप का होता है ना, एक बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है और एक कम पॉइजनस होता है। हाँ, जो देखो फ्रॉग जो है वो मेनली 2 टाइप के होते हैं जो हम नॉर्मली देखते हैं, एक होता है टोड और एक होता है फ्रॉग। टोड पॉइजनस होता है ना? टोड पॉइजनस होता है,
फ्रॉग जो होता है वो हम अपने घर के आसपास जो कॉमनली देखते हैं, फ्रॉग और टोड में मेन डिफरेंस बता देना क्या है। फ्रॉग एंड टोड, अपने घर के आसपास जो फ्रॉग देखते हैं वो मोस्टली कैसी जगहों पे रहता है, नम जगहों पे रहता है जहां आसपास में पानी हो, आसपास में कुछ ना कुछ पानी का रिसोर्स होता है, जहां से वो हमारे घर पे हो सकता है घर के आसपास आ गया बट बाद में चला जाएगा, नाली वगैरह है या कोई तालाब वगैरह है या इस टाइप का, तो वहां पर हमें फ्रॉग देखने को मिलेंगे। टोड जो है वो हमें मोस्टली उन जगहों पर देखने को मिलता है जो ड्राई जगह है, जैसे घास वास है, कोई पत्थर वगैरह है, तो उन जगहों पर भी रह पाता है टोड। इसका मतलब टोड की स्किन जो है वो कैसी होती है, ड्राई टाइप की होती है, ड्राई पॉइजनस रफ उस टाइप की। और इसकी स्किन कैसी होगी, इसकी रिलेटिवली मॉइस्ट होगी, स्मूथ होगी, इस टाइप का होता है। ठीक है, तो स्किन से कलर का भी डिफरेंस होता है। फ्रॉग का कलर जो होता है मोस्टली ऑलिव ग्रीन टाइप का होता है, ऑलिव ग्रीन टाइप का, जिस कलर की ये स्वेटर मैंने पहनी है से थोड़ा सा डार्क ऑलिव ग्रीन टाइप का। ठीक है, और टोड जो होते हैं वो मोस्टली थोड़े ग्रे कलर टाइप के जो है वो दिखाई देते हैं। जो फ्रॉग होता है उसका मुंह जो है वो थोड़ा ट्रायंगुलर टाइप का रहता है, जबकि इनका जो है वो सेमी सर्कुलर टाइप का रहता है, अर्धवृत्ताकार टाइप का रहता है। ये भी डिफरेंस है सर। साइज में भी डिफरेंस होता है? हाँ, साइज में भी डिफरेंस होता है। फ्रॉग जो है वो फ्रॉग के कंपेयर में टोड जो है वो ज्यादा बड़े रहते हैं। फ्रॉग के कंपेयर में टोड ज्यादा बड़े होते हैं। एक मिनट रुको, मैं तुमको क्लियर करता हूं। सर ये जो जहरीले फ्रॉग होते हैं मतलब मनुष्य को नुकसान कैसे पहुंचाते हैं? जहरीले फ्रॉग, यस सर। क्योंकि यदि इनके अंदर पॉइजन है तो यदि वो किसी भी तरीके से खाने में आया तो नुकसान पहुंचाएगा। तो ह्यूमन को उतना ज्यादा डर नहीं है क्योंकि हम लोग फ्रॉग खाते नहीं है ना भाई। वो पैरोटिड ग्लैंड के मॉडिफिकेशंस वगैरह यहाँ पर भी होते हैं, लेकिन उसका ज्यादा नुकसान मतलब हमारी और फ्रॉग की फूड चेन में कहीं पे ऐसे दुश्मनी नहीं है। और फ्रॉग अननेसेसरली आके ऐसा भी नहीं कि बाइट कर रहा है किसी इंसान को, तो इसीलिए फ्रॉग जो है वो डायरेक्टली ह्यूमन को हार्म नहीं करते। फ्रॉग का जो पॉइजन है वो कहाँ पे काम आता है, वो उसके जो प्रेडेटर है, जो फ्रॉग खाते हैं एनिमल, उनसे बचा रहा है, समझे? यस सर। यानी आपको कोई कैसे करते हैं? आएगा ना तो उसको नुकसान होगा, इस तरीके से वो उसकी हेल्प करता है ना अपना सर डायरेक्ट। सुनिए ना, फिर चाइनीज लोग क्या हुआ सर? चाइनीज लोग तो खाते हैं ना फ्रॉग? चाइनीज लोग तो खाते हैं ना? टोड को खाएंगे या पॉइजनस जो भी है उसको खाएंगे तो नुकसान करेंगे, है ना? सर छूने से भी कुछ नुकसान होता है क्या? छूने से स्किन के ऊपर है तो एलर्जी वगैरह हो सकती है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। या छुआ और फिर वही खा लिया तो बॉडी के तो कुछ अमाउंट जा सकता है, ऐसा हो सकता है सर। और वहाँ पर डेवलपमेंट के बाद क्या लिखा है सर? डेवलपमेंट जो है वो नॉर्मली हमने देखा इंडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है टेडपोल लार्वा के थ्रू, समझो सम ऑर्गेनिज्म में डायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकता है। ठीक है ना, चलो अब इसके बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एग्जांपल्स वगैरह जो है इसके वो भी और डिस्कस करूंगा। ओके, थैंक यू सर। बाय बाय सर। गुड नाइट थैंक यू सर। थैंक यू सर। अरे यार सब्जी कहाँ गया?